इस द्वितीय चरण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शीत युद्ध अथवा कोल्ड वॉर पर अब चर्चा करेंगे। 2 व्याख्यान इस पर मेरे होंगे। अपने पहले व्याख्यान में इसके सैद्धांतिक पक्ष, इसका अर्थ, परिभाषा, इसका उद्भव इत्यादि की हम चर्चा करेंगे। शीत युद्ध जो एक प्रवृत्ति है, शीत युद्ध की जो अवधारणा है, यदि हम इसकी पृष्ठभूमि की यदि बात करें कि यह आखिर कैसे शुरू हुआ, इसके पृष्ठभूमि में कौन से कारण थे, तो इसकी पृष्ठभूमि में हम द्वितीय विश्व युद्ध की हमें थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी। और दूसरा विश्व युद्ध, जैसा कि हम जानते हैं, मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया था। मित्र राष्ट्र, जिसमें प्रमुख सहयोगी देश थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ, तथा धुरी राष्ट्र जर्मनी, जापान, इटली तथा टर्की थे। अब यह जो मित्र राष्ट्र थे, जिनमें अमेरिका और रूस, ये दोनों ही सहयोगी राष्ट्रों के रूप में लड़ रहे थे, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते होते जो इन दोनों देशों के बीच का जो सहयोग था, वो वैमनस्य के रूप में सामने आ गया। और अब ऐसा लगा कि इनका युद्धकालीन सहयोग अब और अधिक लंबा नहीं चल सकता। इसका जो सबसे बड़ा जो कारण है, जो प्रमुख कारण है, वो है अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग करना और सफलतापूर्वक प्रयोग करना। अमेरिका ने परमाणु शक्ति अर्जित कर ली, उसका प्रयोग भी कर लिया, और सोवियत संघ इसके बारे में, इसके प्रयोग तक भी अनजान था। अन्य सहयोगी राष्ट्र ब्रिटेन और फ्रांस जानते थे कि अमेरिका अपनी परमाणु शक्ति का प्रयोग करने वाला है, किंतु रूस को इसका पता तभी चला जब जापान में परमाणु बम फूटा। तो इस तरह से यह वैमनस्य का एक बहुत बड़ा कारण अमेरिका ने रूस को दिया। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात थी, वो ये थी कि युद्ध के पश्चात जो सोवियत संघ की जो लाल सेनाएं थी, वो लाल सेनाएं अपनी शक्ति और ऊर्जा के साथ, अत्यंत उत्साह के साथ वो पूरे यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में, पूर्वी यूरोप में वो आगे बढ़ी। और इनके आगे बढ़ने पर जो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, जो मुख्यतः मित्र राष्ट्र थे, उन्हें ऐसा लगा कि अब रूस के साम्यवाद के विस्तार का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो इस प्रकार से यह वो पृष्ठभूमि थी जिसमें कि जहां अन्य देश अपने युद्धोपरांत पुनर्निर्माण में लगे हुए थे, क्योंकि जो युद्ध है वो यूरोप की मुख्य भूमि पर लड़ा गया था। जो महाशक्तियां थी, जो ग्रेट पावर्स थी युद्ध से पहले की, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब समाप्त हो चुकी थी। इनके जो साम्राज्यवादी जो 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 विस्तार है, उसमें अब गिरावट आ रही थी तेजी से। इन्हें विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करनी पड़ी थी, और अब ये पुरानी शक्तियां इस स्थिति में नहीं थी कि वे रूस की लाल सेनाओं का मुकाबला कर सके। तो इस प्रकार से यह जो पृष्ठभूमि थी, इस पृष्ठभूमि में यह बात साफ हो गई कि दुनिया में अब यदि जो 2 महाशक्तियां बची हैं, वे रूस और अमेरिका ही हैं, और अन्य महाशक्तियों का अब अवसान हो चुका है। रूस और अमेरिका, जो कि न केवल 2 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वरन यह 2 विचारधाराओं का भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और ये दोनों ही विचारधाराएं जो हैं, वो एक दूसरे की शत्रु विचारधाराएं हैं। हम जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने जिस साम्यवादी विचारधारा को उत्पन्न किया, वो मुख्यतः पूंजीवाद के खात्मे या पूंजीवाद के अंत के लिए प्रतिबद्ध विचारधारा थी। और इस मार्क्सवाद ने जब रूस में बोल्शेविक क्रांति के साथ ही एक नए साम्यवादी राज्य की जब स्थापना हो गई, और उसको समय नहीं मिला
इसके विस्तार का, तो वो जो समय था, साम्यवाद के विस्तार का जो समय है, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही रूस को मिल पाया। इसलिए ये जो एक जटिल अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां थी, जिनमें यद्यपि 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हो चुकी थी, किंतु फिर भी अन्य अधिनायकवादी शक्तियों के कारण, और वो शक्तियां कौन सी थी? वो शक्तियां थी नाजी जर्मनी और फासीवादी इटली। यानी कि साम्यवाद के अलावा भी अन्य प्रकार के अधिनायक तंत्र दुनिया में थे, और उन अधिनायक तंत्रों से लड़ने के लिए रूस और अमेरिका न चाहते हुए भी एक साथ आए। और जब उन अधिनायक तंत्रों का खात्मा हो गया, तो अब कोई कारण शेष नहीं था कि रूस और अमेरिका लंबे समय तक साथ रह पाते। इसी पृष्ठभूमि में शीत युद्ध का जन्म होता है। तो एक तरफ जहां परमाणु शस्त्रों का जो आतंक था, जिसको जिसको कि एक अंग्रेजी में एक टर्म है जिसको कहते हैं बैलेंस ऑफ टेरर, अर्थात अब जो बैलेंस था, अर्थात अब जो आतंक था वो परमाणु अस्त्रों का आतंक था। अर्थात परमाणु अस्त्रों की उपस्थिति ने अब युद्ध की संभावना को समाप्त कर दिया था, क्योंकि परमाणु युग में अब यदि युद्ध होगा तो वो सर्वविनाशक युद्ध होगा। वो न तो शत्रु उसमें जीत पाएगा, और न ही जो है वो कोई भी विजेता नहीं रहेगा, और सब राज्य जो है वो अंततः समाप्त हो जाएंगे। इस परमाणविक बैलेंस ऑफ टेरर ने अंततः शीत युद्ध को जन्म दिया, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही ये जानते थे कि हम आमने सामने होकर के यदि युद्ध लड़ेंगे तो उसमें हमारी आर्थिक हानि तो होगी ही, हमारा अंत भी हो जाएगा, और हम अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नए थर्ड वर्ल्ड का उदय हुआ था। तीसरा विश्व कौन सा था? तीसरा विश्व वो विश्व था जिसमें कि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के वो देश सम्मिलित थे जो अभी अभी पहले की साम्राज्यवादी ताकतों के गुलामी से आजाद हुए थे। इन देशों में एक शक्ति शून्यता की स्थिति थी, और उस शक्ति शून्यता को भरने के लिए रूस और अमेरिका दोनों तैयार थे, और वे दोनों ही अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों को बढ़ाना चाहते थे। तो ये मुख्यतः वो कारण थे जिन कारणों के पृष्ठभूमि में शीत युद्ध का उदय होता है। अब हम जानने का प्रयास करें कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है। यदि हम डिक्शनरी को देखें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये कहती है कि बिना प्रत्यक्ष हिंसा के, धमकी, अवरोध और प्रचार के द्वारा अपने दुश्मन को शिकस्त देना, यानी कि बिना हिंसा के दुश्मन को पछाड़ देना, यह शीत युद्ध की कैटेगरी में रखा जाएगा। शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए यदि बात करें, एक विचारक हुए हैं इसाक डॉयशर। इसाक डॉयशर ये कहते हैं कि शीत युद्ध का अर्थ है न युद्ध की स्थिति और न ही शांति की स्थिति। इसमें न युद्ध होता है और न ही शांति का माहौल दुनिया में रहता है। एक विचारक हुए हैं फ्लेमिंग। फ्लेमिंग शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि इसका उद्देश्य शत्रु को अलग थलग करना तथा अधिकाधिक मित्रों की प्राप्ति है। अर्थात इसमें अपने मित्रों की संख्या को बढ़ाना एक मुख्य उद्देश्य होता है, और शत्रु को उसके मित्रों की संख्या को कम करते चले जाना। एक विचारक ग्रीव्स हैं, और ग्रीव्स ये कहते हैं कि शीत युद्ध परमाणु युग की उस तनावपूर्ण स्थिति का नाम है। अर्थात वो एटॉमिक एज जिसमें दोनों ही पक्षों के पास परमाणु अस्त्र विद्यमान है, और ऐसे में वे वास्तविक युद्ध लड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकते। तो ऐसे में, ऐसे परमाणु युग की स्थिति में शीत युद्ध कारगर सिद्ध होता है, और
जब वास्तविक युद्ध की अपेक्षा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए शीत युद्ध का सहारा लिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध को अलग तरह से परिभाषित करते हुए ये कहा है कि शीत युद्ध शस्त्र युद्ध नहीं होता, वरन यह मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध है। अर्थात पंडित नेहरू का ये मानना था कि जब लोगों के दिमाग में युद्ध का वातावरण तैयार हो जाए और वो हर समय एक शत्रुता की भावना से वो भर जाएं, तो हमें मानना चाहिए कि यह शीत युद्ध की स्थिति है। इसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो विदेश नीति में जो सहयोगी थे, केपीएस मेनन ने भी शीत युद्ध को अलग ढंग से परिभाषित किया और उनका ये कहना था कि शीत युद्ध जो है, जैसा कि दुनिया ने ये अनुभव किया है, यह दो विचारधाराओं का, दो पक्षों का, दो पद्धतियों का, दो राज्यों का और दो व्यक्तियों के मध्य संघर्ष का नाम है। अब दो विचारधाराएं कौन सी हैं? तो दो विचारधाराएं हैं साम्यवाद और पूंजीवाद। दो गुट कौन से हैं? तो दो गुट हैं नेटो और वार्सा। ये सैनिक संगठन थे। नेटो सैनिक संगठन जो है वो अमेरिका के सहयोगी राष्ट्रों का संगठन था और जो वार्सा संधि संगठन था वो सोवियत संघ के मित्र राज्यों का संगठन था। नेटो में लगभग 44 देश थे और वार्सा में 23 देश थे। तो इस तरह से ये इस प्रकार से दो विचारधाराओं का, दो पक्षों का, विचारधाराएं हैं पूंजीवाद और साम्यवाद, राज्य है अमेरिका और सोवियत संघ तथा व्यक्ति है अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन फॉस्टर डलेस तथा रूस के जो अध्यक्ष हैं साम्यवादी रूस के जोसेफ स्टालिन। तो इस तरह से यह क्लियर कट दो प्रकार की विचारधाराओं और दो प्रकार के राज्यों के बीच का संघर्ष था। यदि इस शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो 1945 में सबसे पहले जॉर्ज ऑरवेल, जो कि एक ब्रिटिश साहित्यकार थे, उन्होंने जब अमेरिका ने जब जापान पर के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, तो उसके पश्चात एक लेख लिखा जॉर्ज ऑरवेल ने, यू एंड द एटम बम। इसमें वो ये कहते हैं कि यह जो परमाणु हथियार है, एटम बम है, इसका जो टेरर है वो वास्तव में कोल्ड वॉर का टेरर है। अर्थात ये टेरर अपने आप में राष्ट्रों के बीच में शीत संबंधों को पैदा करेगा। इस डर के कारण लोग वास्तविक युद्ध करने से डरेंगे। जॉर्ज ऑरवेल ने इस शब्द की रचना करी और उसके पश्चात अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार थे अमेरिकी राष्ट्रपति के बर्नार्ड बरूच, उन्होंने अपने भाषण में इस शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने ये कहा कि आज जो दुनिया है वो एक शीत युद्ध जैसी स्थिति में आ गई है। बर्नार्ड बरूच ने जब इस शब्द का इस्तेमाल किया, उसके पश्चात यह प्रचलन में आया और अमेरिका के एक समाचार पत्र के प्रमुख स्तंभकार थे वॉल्टर लिपमैन, उन्होंने एक पुस्तक की ही रचना कर दी जिसका नाम था द कोल्ड वॉर। इस प्रकार से वॉल्टर लिपमैन की इस पुस्तक के साथ ही यह शब्द अत्यधिक प्रचलन में आ गया और अमेरिका और रूस जो युद्धोपरांत जिस शीत संबंधों में आ गए थे, जिसका अंत 1990 में जाकर के हुआ, यानी कि लगभग 45 वर्ष तक का जो कालखंड था वो शीत युद्ध का कालखंड माना जाता है। प्रोफेसर फ्रेड हेलिडे एक विचारक हुए हैं और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द मेकिंग ऑफ द सेकेंड कोल्ड वॉर। इस पुस्तक में वो शीत युद्ध की 6 प्रवृत्तियों की चर्चा करते हैं। हेलिडे ये कहते हैं कि जब ये 6 बातें होंगी तो हमें मानना चाहिए कि वो शीत युद्ध की स्थिति है। उनके अनुसार
शीत युद्ध में जो सबसे पहली बात होती है वो है शस्त्रीकरण, अंधाधुंध शस्त्रीकरण, और शस्त्रीकरण भी पारंपरिक हथियारों के साथ ही परमाणविक हथियारों की बढ़ोतरी। तो रूस और अमेरिका इन दोनों ने परमाणु हथियारों को बढ़ाना प्रारंभ किया। दूसरा है शत्रु पक्ष के खिलाफ अधिकाधिक प्रचार अभियान को तेज करना और इस प्रकार प्रचारित करना कि शत्रु की व्यवस्था को, शत्रु की पद्धति को, शत्रु की विचारधारा को हर तरफ से उस पर आक्रमण किया जाए। तीसरी विशेषता है महाशक्तियों के बीच में सफल और सार्थक वार्तालाप का अभाव, अर्थात दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाती है और किसी भी प्रकार की गलतफहमी एक नए युद्ध को पैदा कर सकती है, ऐसी स्थिति का उत्पन्न हो जाना। अगली महत्वपूर्ण बात है कि शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नई प्रकार की क्रांतिकारी घटनाओं का, क्रांतिकारी जो तख्ता पलट है उसका सूत्रपात हुआ और नई प्रकार की राजनीतिक परिघटनाओं ने जन्म लिया। जो पांचवी महत्वपूर्ण बात है वो है कि ये जब घटनाएं होने लगी तो रूस और अमेरिका, सोवियत संघ और अमेरिका, इन दोनों ने ही अपने अपने जो मित्र राष्ट्र थे उन पर कठोर और कड़ा अनुशासन थोपने का प्रयास किया ताकि वे दुश्मन के दुष्प्रचार के बहकावे में न आ जाएं और एक किसी प्रकार की एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न न करते। और अगली महत्वपूर्ण बात है कि जो तनाव है वो बहुत अधिक जोखिम भरा हो जाता है। टेंशन इतना अधिक जोखिम की स्थिति आ जाती है कि किसी भी एक छोटी सी घटना का परिणाम जो है वो वास्तविक युद्ध ले सकता है। फ्रेड हेलिडे इस प्रकार की 6 प्रवृत्तियों की चर्चा करते हैं। अब यदि इसके उद्भव की, तुरंत इसका उद्भव किस घटना से हुआ, यदि हम इस बात की चर्चा करें तो इसका जो श्रेय है शीत युद्ध के प्रारंभ करने का, जो प्रकट जो बात हुई वो चर्चिल, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उन्होंने मार्च 1946 में एक भाषण दिया था फुल्टन नामक स्थान पर। तो चर्चिल का जो फुल्टन भाषण है उसमें वो ये कहते हैं कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर तानाशाही के दूसरे स्वरूप को रोकना होगा। अर्थात चर्चिल ये कहना चाहते थे कि तानाशाही के एक स्वरूप को हमने अभी अभी समाप्त किया है। उनका इशारा नाजी जर्मनी और फासीवादी इटली अर्थात धुरी राष्ट्रों को युद्ध में हराने की तरफ था। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि हमने तानाशाही के एक स्वरूप को तो हरा दिया है, किंतु साम्यवाद के रूप में इसका नया रूप दुनिया में सामने आ रहा है। हमें इससे लड़ना होगा। हमें ईसाई सभ्यता और दुनिया में स्वतंत्रता की यदि रक्षा करनी है तो एंग्लो अमेरिकन एक जो है वो एक गुट बनाना होगा। आंग्ल अमेरिकी जो संगठन है वो संगठन ही साम्यवाद के इस विस्तार को रोक सकता है। इस प्रकार से फुल्टन में चर्चिल ने ये खुली चुनौती दे दी थी कि साम्यवाद के विस्तार को रोकना अब अमेरिका और ब्रिटेन की साझी जिम्मेदारी है। कुछ अन्य विचारक ये मानते हैं कि फुल्टन भाषण तो मात्र जो एक प्रतीक है, वरन वास्तव में शीत युद्ध का उदय 1917 की बोल्शेविक क्रांति के पश्चात ही हो गया था, जैसा कि इसका इशारा मैंने पहले भी किया है। तो वस्तुतः शीत युद्ध के प्रारंभ की जो सही जो तिथि क्या है उसकी चर्चा कोई बहुत सार्थक नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई निश्चित दिन नहीं था जिस दिन विधिवत रूप से शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया है। इसलिए सामान्यतः चर्चिल के फुल्टन भाषण को ही शीत युद्ध के उद्भव को मान लिया जाता है। अब यदि हम बात करें कि शीत युद्ध के प्रारंभ होने के कारण मुख्यतः कौन से थे, तो इन कारणों को भी हम 3 भागों में बांटे। पहले प्रकार के कारण है सामान्य कारण, जो कि इन दोनों ही अमेरिका और सोवियत संघ इन दोनों के ही प्रवृत्तियों में विद्यमान थे। दूसरे प्रकार के कारण हैं जिनमें कि अमेरिका सोवियत संघ को दोषी मानता है शीत युद्ध प्रारंभ करने के लिए, और तीसरे हैं जब सोवियत संघ
अमेरिका को दोषी मानता है शीत युद्ध के स्थिति के लिए। जो सामान्य कारण है उनकी हम बात करें तो विचारधाराओं का टकराव। जैसा कि हम जानते हैं कि पूंजीवाद जो है वो एक खुली अर्थव्यवस्था को समर्थन देने वाली विचारधारा है, और वो ये चाहती है कि दुनिया में पूंजी का जो एकत्रीकरण है वो पूंजीपति के पास हो, और इसलिए मुक्त बाजार और मुक्त व्यवस्था की ये मुखालफत करती है। इसके विरोध में, क्योंकि पूंजी के अत्यधिक एकत्रीकरण से मजदूर का और सर्वहारा का शोषण होता है, तो एक नई प्रकार की इसके प्रतिरोध में खड़ी होने वाली साम्यवादी विचारधारा उत्पन्न होती है। तो मुख्यतः ये दो विचारधाराओं की नियति ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होने की है, तो शीत युद्ध का होना स्वाभाविक ही था। दूसरा जो कारण था वो महायुद्ध के परिणामों में निहित है। जब क्योंकि मित्र राष्ट्रों में अमेरिका और सोवियत संघ ये दोनों ही जीते हुए देश थे, और हारे हुए राष्ट्रों पर की संपत्ति पर कैसे कब्जा करना है, हारे हुए राष्ट्रों पर किस प्रकार से अधिकार करना है, और दोनों ही देश जर्मनी और इटली से अधिकाधिक प्राप्त करना चाहते थे। तो विजित प्रदेशों पर दोनों की ही प्रभुत्व की इच्छा थी, और दोनों ये चाहते थे कि विजित प्रदेशों से अधिकाधिक लाभ हम प्राप्त करें, और उनकी यह जो इच्छा है, यानी कि जीते हुए जो दो मित्र हैं वो हारे हुए की संपत्ति के लिए आपस में झगड़ते हैं, यह स्थिति उत्पन्न हो गई। तीसरा है राष्ट्र हितों का अंतर। अमेरिका का राष्ट्रीय हित इस बात में था कि दुनिया के बाजारों को अधिकाधिक खोला जाए और दुनिया में सभी जगह पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना हो। तो एक खुली अर्थव्यवस्था का जो है वो तकाजा है कि दुनिया के अधिकाधिक देशों में बाजार खुले रहें, दुनिया के अधिकाधिक देशों के कच्चे माल पर अमेरिका का प्रभुत्व हो। तो इस प्रकार से अमेरिका ये नहीं चाहता था कि जब सोवियत संघ का जब एकाधिकार अन्य देशों पर हो जाएगा तो उसके बाजार और माल पर अमेरिका की पहुंच समाप्त हो जाएगी। इस तरह से साम्यवाद के प्रचार को रोकना अंततः अमेरिका के अर्थव्यवस्था की और अमेरिका की जो आर्थिक जो उसका स्वरूप था, पूंजीवादी स्वरूप, उसके लिए ये जरूरी था कि साम्यवाद के प्रचार को रोका जाए। और जो राजनीतिक कारण है, जैसा कि मोर्गेंथो ये कहता है कि शक्ति संघर्ष की राजनीति ही शीत युद्ध को उत्पन्न करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक था, क्योंकि मोर्गेंथो ये मानना है कि दुनिया में कहीं भी शक्ति शून्यता की स्थिति नहीं रहती है, और जैसे ही पुरानी शक्तियां समाप्त होती हैं वैसे ही नई शक्तियों के बीच में महाशक्ति कहलाने की एक होड़ प्रारंभ हो जाती है। अब सोवियत संघ और अमेरिका ये दोनों ही सुपर पावर बनने की होड़ में थी, और सुपर पावर बनने के लिए जरूरी है कि वे अधिकाधिक शक्ति का प्रदर्शन करें और अधिकाधिक देशों को अपने तरफ लेने का प्रयास करें। तो यह जो महाशक्ति और सुपर पावर बनने की जो होड़ है, यह शक्ति संघर्ष की राजनीति ही अंततः शीत युद्ध के रूप में सामने आई। अब यदि हम दोनों ही पक्षों के कुछ कारणों की यदि हम चर्चा करें संक्षेप में, तो अमेरिका का सोवियत संघ पर यह आरोप था कि सोवियत संघ ने युद्ध के पश्चात जो अनेक प्रकार के समझौते हुए थे उन समझौतों का उल्लंघन किया था, जैसे कि याल्टा समझौता। याल्टा समझौते में यह तय किया गया था कि पोलैंड जो है उसको स्वतंत्र रखा जाएगा। इसी तरह से जो बाल्कन समझौता था, बाल्कन समझौते में यह तय किया गया था कि जो हंगरी और रोमानिया है उस पर रूस का वर्चस्व रहेगा, यूनान पर ब्रिटेन का वर्चस्व रहेगा, और जो चेकोस्लोवाकिया और जो युगोस्लाविया है उन पर दोनों का संयुक्त वर्चस्व रहेगा। किंतु इन समझौतों का रूस
ने उल्लंघन किया और पूर्वी यूरोप में स्थित इन सभी देशों में रूस ने अनधिकृत हस्तक्षेप का प्रयास किया और उनमें वो सफल भी हुआ। इसी तरह से ईरान में युद्ध के दौरान ईरान में रूस ने अपनी सेनाएं तैनात की थी अमेरिका के सहमति से, और युद्ध के पश्चात रूस ने ईरान से अपनी सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया था। इसी तरह टर्की में उसने अपने सैनिक अड्डे स्थापित करना वो चाहता था जबरदस्ती। इस बात ने भी अमेरिका को क्रोधित किया। और इसी प्रकार से जर्मनी जो है, जो कि जर्मनी और इटली, वहां पर भी वो अधिकाधिक प्राप्त करना चाहता था और जर्मनी पर अधिकाधिक ऋणों को वो जो है वो उनसे जो जो क्षतिपूर्ति के रूप में अधिकाधिक प्राप्त करना चाहता था। इसी तरह से अमेरिका को यह शिकायत थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जो यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना हुई थी, उसमें सोवियत संघ बार बार वीटो का प्रयोग करके और यूएनओ की गतिविधियों को बाधित करने का प्रयास कर रहा था। और इस प्रकार से उसने ये दर्शा दिया है कि वो शांति स्थापित नहीं करना चाहता है। इसी तरह से एक बड़ी घटना हुई 1949 में, बर्लिन की नाकेबंदी रूस के द्वारा की गई और उसने पश्चिमी बर्लिन के निवासियों को पूरी तरह से एक तरह से कैद की स्थिति में ला करके रख दिया था। और यह एक जो है वो शत्रुतापूर्ण कार्यवाही मानी गई थी। इस प्रकार से अमेरिका की ये शिकायतें थी कि रूस लगातार समझौतों का उल्लंघन कर रहा था और उसने युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न कर दी थी। इसके विपरीत जब रूस के पक्ष की बात आई तो सोवियत संघ का ये कहना था कि अमेरिका ने एक सहयोगी की भावना से कार्य नहीं किया था और युद्ध के दौरान भी अमेरिका और ब्रिटेन की इच्छा यही थी कि किसी तरह रूस को शिकस्त दी जाए। रूस की यह शिकायत थी कि जब जर्मनी ने युद्ध के अंतिम समय में रूस पर आक्रमण किया था, उस समय रूस ने अमेरिका से सहयोग के लिए कहा था कि एक द्वितीय मोर्चा पीछे से खोला जाए। लेकिन ये द्वितीय मोर्चा खोलने में मित्र राष्ट्रों ने आनाकानी की थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि लगभग 20 लाख रूसी सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। और रूस को इस बात का बड़ा मलाल था कि द्वितीय मोर्चा खोलने में लेट होने के कारण रूस की इतनी क्षति हुई है। इसी प्रकार से अमेरिका ने युद्धोपरांत जो पुनर्निर्माण के लिए जो सहायता देने का जो वचन दिया था, वो वचन भी उसने पूरी तरह से नहीं निभाया। लैंड लीज एग्रीमेंट जो किया था, वो एग्रीमेंट उसने पूरा नहीं किया। इसी तरह से युद्ध के उपरांत जो मार्शल प्लान है, जिसमें कि यूरोप में क्षतिपूर्ति दी जानी थी सोवियत संघ को, वो क्षतिपूर्ति नहीं दी गई। तो इस तरह से सोवियत संघ की ये जो शिकायतें हैं, उनमें सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि रूस से परमाणु जो तैयारियां अमेरिका की चल रही थी, वो उनको रहस्य रखा गया, उनको छिपाया गया। और रूस को तभी पता चला जब नागासाकी और हिरोशिमा पर बम का विस्फोट हो गया। पोलैंड और जो बाल्टिक देश थे, लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, उन देशों में भी रूस ने ये कहना था कि अमेरिका ने शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की है, क्योंकि ये रूस के प्रभाव क्षेत्र के देश थे और अमेरिका उनमें रूस की उस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। तो इस प्रकार से हम यह देख सकते हैं कि दोनों ही पक्षों को एक दूसरे से बहुत सारी शिकायतें थी और यह शिकायतें हम ये कह सकते हैं कि वो तात्कालिक कारण थे जिनके कारण शीत युद्ध उत्पन्न हुआ, लेकिन इनकी जो गहरी जड़ें हैं वो कहीं अधिक थी, इनके राष्ट्रीय हितों में विद्यमान थी। वे अपने अपने शक्ति का विस्तार करके अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करना चाहते थे। और अब यदि संक्षेप में हम बात करें कि शीत युद्ध में अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कौन से साधनों को इन्होंने अपनाया था, तो इनमें मुख्यतः है सांस्कृतिक घुसपैठ इन्होंने की, अर्थात सोवियत संघ ने जो है वो अनेक सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से
विभिन्न साहित्य के माध्यम से, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, संस्कृति के जितने भी प्रयोग हो सकते हैं उनके माध्यम से एक दूसरे के खिलाफ दुष्प्रचार किया और एक दूसरे की संस्कृति को साम्राज्यवादी कह करके उसकी भर्त्सना की। इस प्रकार अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता को सिद्ध करना यह इनका एक मुख्य साधन था। प्रचारात्मक साधन का बहुत व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया गया। अमेरिका ने ऐसी विशेष रूप से ऐसी पत्रिकाएं निकाली जो कि साम्यवाद की छवि को धूमिल करने वाली थी और यही कार्य मॉस्को से भी किया गया। इसी प्रकार से आर्थिक सहायता की रणनीति दोनों ने ही अपनाई। अमेरिका ने व्यापक पैमाने पर यूरोप के देशों में आर्थिक सहायता दी मार्शल प्लान के द्वारा, और तीसरी दुनिया के देशों में भी अमेरिका ने व्यापक पैमाने पर देशों को आर्थिक सहायता प्रदान की ताकि वे अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र में आ जाएं, और यही कार्य रूस ने भी अपने प्रभाव के क्षेत्रों के लिए भी किया था। इसी प्रकार से सैनिक गुटों की स्थापना, अमेरिका ने अपने प्रभाव के क्षेत्रों की रक्षा के लिए और उनको सुरक्षा का आश्वासन देने के लिए नेटो, सीटो और सेंटो जैसे सैनिक संगठनों की स्थापना करी। वहीं इसके जवाब में रूस ने 1955 में वार्सा सैनिक संगठन नामक अपने मित्र देशों का एक संगठन बनाया, और इन सैनिक संगठनों की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो यही थी कि इनमें से किसी एक के खिलाफ युद्ध जो है वो पूरे इन सभी देशों के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। इसी तरह से दोनों ही पक्षों ने जहां जगह मिली वहां अपने अपने सैनिक अड्डे स्थापित किए, समुद्र में, प्रशांत महासागर में अपने एयरबेस स्थापित किए, विभिन्न द्वीपों में अपने सैनिक अड्डों की स्थापना करी। इसी प्रकार से शैक्षणिक क्षेत्र में इन्होंने घुसपैठ करने का प्रयास किया। जैसे अमेरिका ने फुलब्राइट स्कॉलरशिप प्रारंभ करी, जो मुख्यतः तीसरी दुनिया के देशों के विद्यार्थियों को अमेरिका आकर के पढ़ने का और वहां के पूंजीवादी संस्कृति को समझने के लिए और उसको एक लोभ देने के लिए। और सोवियत संघ ने भी शैक्षणिक आदान प्रदान अपने प्रभाव के देशों में प्रारंभ किया था ताकि साम्यवादी व्यवस्था जो है उसको जान सके तीसरी दुनिया के देश और उनके अधिकाधिक प्रभाव में आ सके। तो कुल मिलाकर के यह जो शीत युद्ध की जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों का जो मुख्य जो परिणाम था वो ये था कि रूस और सोवियत संघ और अमेरिका ये दोनों ही अपने अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देना चाहते थे और साथ ही साथ अपने अपने विरोधी पक्ष को शिकस्त देना चाहते थे। अब यदि अमेरिका और रूस की स्थिति की चर्चा करें तो अमेरिका रूस की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि जो युद्ध था वो यूरोप की मुख्य भूमि पर लड़ा गया था। युद्ध में सोवियत संघ की बहुत अधिक क्षति हुई थी, किंतु सोवियत संघ ये जानता था कि यदि इस समय अमेरिकी विस्तारवाद को, अमेरिका के इस नव साम्राज्यवाद को नहीं रोका गया तो उसके साम्यवादी प्रभाव को भारी क्षति पहुंच सकती है। तो कहीं न कहीं शीत युद्ध के विस्तार के लिए सैद्धांतिक कारण थे, कहीं कहीं आर्थिक कारण भी हम देखते हैं और कुछ राजनीतिक कारण भी हम देखते हैं। जैसा कि मॉर्गेंथो ने ये कहा कि शक्ति शून्यता रह नहीं सकती है और शक्ति संघर्ष विश्व राजनीति का एक अनिवार्य लक्षण है। इस प्रकार से शीत युद्ध का ये जो सैद्धांतिक पक्ष है इसको आज हमने जानने का प्रयास किया है, और अगले वीडियो में हम उन प्रमुख घटनाओं की चर्चा करेंगे जो शीत युद्ध को बढ़ावा देने वाली रही और जिसके कारण शीत युद्ध लंबा खिंचता गया। धन्यवाद।